Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, the Mughal Empire after Akbar. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Deccan policy. Aurangzeb spent लास्ट 26 ईयर ऑफ हिज रीन इन डेक्कन. औरंगज़ेब ने अपनी लाइफ के अपनी रीन के जो लास्ट 26 ईयर थे वो कहाँ बिताए बेटा? डेक्कन में बिताए. पहले उसने बीजापुर को एनेक्स किया. एनेक्स करने का मतलब होता है फोर्सफुली किसी से कोई कुछ छीन लेना, फोर्सफुली पावर को ले लेना, एनेक्स होता है ना. तो उन्होंने बीजापुर को एनेक्स किया 1686 में, फिर गोलकोंडा को भी एनेक्स कर लिया 1687 में. पर ये जो कॉन्क्वेस्ट थी, ये जो जीत थी औरंगज़ेब की ओवर बीजापुर और गोलकोंडा, ये ज़्यादा उनके एम्पायर को बेनिफिट नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई बेटा? क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि कैपिटल सिटी से बैठे बैठे आप ये इतनी दूर वाले रीजन्स को एडमिनिस्टर कर पाए. हाउएवर दीज कॉन्क्वेस्ट डिड नॉट बेनिफिट द एम्पायर. एम्पायर को बेनिफिट नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कैपिटल से बैठे बैठे इतनी दूर जो रीज़न है उनको एडमिनिस्टर करना बहुत ही मुश्किल था. ठीक है बात. चलो, नाउ वॉर विद द मराठास. जो मराठा थे वर माइनर चीफ सर्विंग इन द किंगडम ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा. बेटा चीफ्टन्स या चीफ का मतलब होता है सरदार. ठीक है. तो जो मराठास थे वो माइनर सरदार हुआ करते थे, छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे जिनका काम था किंग्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करना. ये किस किस किंगडम में अपनी सर्विस दे रहे थे? मराठा, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा में. ठीक है. पर धीरे धीरे मराठा ने देखा कि ये जितने भी किंगडम है जिसको ये सर्व कर रहे हैं धीरे धीरे वीक होती जा रही है. तो मराठा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. पहले ऐसे बहुत प्रैक्टिस होता था बेटा कि कोई किंग थोड़ा सा वीक हो जाता था तो उसके फ्यूडल लॉर्ड्स, उसके जो छोटे छोटे सपोर्टर होते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने लग जाते थे. So the people the Maratha chiefs started controlling the area around Pune. पूना के आसपास जितना भी आज मॉडर्न डे का जो पूना उसके आसपास जो एरिया है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. किसने? मराठा चीफ्स ने. Soon they conquered more territories. धीरे धीरे उन्होंने कोंकण रीजन की और टेरिटरीज को एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया. कोंकण कोस्ट आपको पता है ना, ये वाला जो रीजन है ये कोंकण कोस्ट है ना. तो पुणे के बाद इन्होंने कहाँ पर भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया? कोंकण कोस्ट पे. द मैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पावरफुल मराठा एम्पायर और पावरफुल मराठा किंगडम वॉज शिवाजी. अगर पूछा जाएगा वो कौन व्यक्ति हैं बेटा जिसने फाउंडेशन स्टोन रखा, ये फाउंडेशन रखा मराठा किंगडम का, तो आप क्या बोलेंगे? शिवाजी. ठीक है. शिवाजी भोसले. शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627. शिवाजी का जन्म कब हुआ बेटा? 1627 में. ही ड्रीम्ड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ लार्ज एम्पायर. उनका सपना था कि वो बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करें. ठीक है. औरंगजेब कंसिडर्ड शिवाजी हिज ग्रेटेस्ट थ्रेट. औरंगजेब को लगता था कि अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई खतरा है तो वो किससे ही है? शिवाजी से ही लगता था. क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि मुझे सबसे बड़ा जो थ्रेट, सबसे बड़ी जो चेतावनी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मिलेगी वो किससे मिलेगी? शिवाजी से मिलेगी. किसको लगता था ऐसा? औरंगजेब को. इसी खुशी में, इसी दुख में, इसी डर में शाइस्ता खान को भेज दिया. किसने? औरंगजेब ने. किसको कैप्चर करने के लिए? शिवाजी को कैप्चर करने के लिए. औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा कि जाओ भाई शिवाजी को पकड़ के ले आओ. पर जो शाइस्ता खान थे वो फेल हो गए, वो शिवाजी को पकड़ के नहीं ला पाए. फिर औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा डेक्कन में. राजा जयसिंह बिसीज्ड द फोर्ट ऑफ पुरंदर. और जयसिंह ने बिसीज किया किसको? फोर्ट ऑफ पुरंदर. बिसीज का मतलब क्या होता है बेटा? कि आर्मी या की हेल्प से किसी भी एरिया को घेर लेना है ना. ये जो वर्ड है बसीज्ड, बसीज्ड, इसका मीनिंग होता है टू सराउंड अ प्लेस विथ आर्मी. आर्मी की हेल्प से आप किसी जगह को जब घेर लेते हो, सराउंड कर लेते हो, तो उसे बसीज कहना कहते हैं ना, बसीज्ड. तो जो राजा जयसिंह थे है ना, उन्होंने
बसीज किया किसको, फोर्ट ऑफ पुरंदर, पुरंदर का जो फोर्ट था उसको आसपास आर्मी की हेल्प से घेर लिया। शिवाजी ने जब देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, सारे रोड ब्लॉक हो चुके हैं, तो शिवाजी ने बोला ठीक है चलो आओ एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। शिवाजी ने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। 1665 में शिवाजी ने एक पीस ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये जो ट्रीटी थी इसमें जो टर्म्स थी, जो कंडीशंस लिखी गई थी, उसमें लिखा गया था कि शिवाजी मुगल कोर्ट में जाएंगे आगरा में और औरंगजेब से मिलेंगे, ठीक है। पर जब ऐसा हुआ तो औरंगजेब ने बहुत इंसल्ट की शिवाजी की और उन्हें हाउस अरेस्ट में रख लिया। ये गलत बात थी ना। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या बोला कि आप शिवाजी आएंगे औरंगजेब से मिलेंगे भाई आगरा के फोर्ट में, पर औरंगजेब तो कुछ और ही सोच रहा था। औरंगजेब ने भयंकर रूप से इंसल्ट की शिवाजी की और उन्हें हाउस अरेस्ट में रख लिया। शिवाजी जैसे तैसे मैनेज करके वहां से भागे, एस्केप कर गए and renewed his hostilities with the Mughals। और फिर उन्होंने नए तरीके से कोशिश की बदला लेने की, किससे, मुगल से। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर की तरह डिक्लेयर किया और क्या एस्टेब्लिश की, कौन सा रूल एस्टेब्लिश किया, मराठा रूल, ठीक है, मराठा किंगडम। 1674 में शिवाजी क्राउन्ड हिमसेल्फ द किंग। 1674 वो टाइम था जब शिवाजी ने अपने आप को ताज पहना लिया, मतलब क्राउन कर लिया खुद ही अपने आप को। उन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखो आज भी आप लोग ट्रेन वगैरह में देखेंगे, मुंबई में मिल जाएगा आपको, क्या, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति किसने टाइटल ले लिया था बेटा, शिवाजी ने। He used this period to strengthen his hold over the territories। और उन्होंने इस टाइम में जो आसपास जितनी भी टेरिटरीज थी उसमें अपने होल्ड को और मजबूत किया और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई और उन्होंने अपने पीछे, अपने बिहाइंड एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम छोड़ा। He left behind him a powerful kingdom named Maratha Kingdom। औरंगजेब could not crush the मराठा पावर। औरंगजेब खुद कभी भी मराठा पावर को पूरी तरह क्रश नहीं कर पाए। इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मराठा वर अ पावरफुल एनिमी, ये रियलाइज करने के बाद भी कि मराठास पावरफुल एनिमी हो सकते हैं, ही डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद देम। उन्होंने कभी भी मराठा से पीस एस्टेब्लिश करने की, उनके साथ पीसफुल रिलेशनशिप बनाने की सोची नहीं। बेटा आज बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि अगर औरंगजेब और शिवाजी हाथ मिला लेते, औरंगजेब उस पीस ट्रीटी को प्रॉपर वे में जाने देते, तो हो सकता है औरंगजेब का जो रीन था, जो एरिया था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता। इवन जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आके हम एक्सप्लॉइट करके गए, हो सकता है वो भी नहीं होता। पर औरंगजेब ने कभी ट्राई ही नहीं किया बेटा कि पीस मेंटेन हो किसके बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। और ग्रेजुअली ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा मुगल एम्पायर के लिए, क्योंकि इसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन करती गई, वीक होती गई। डेक्कन की जो पॉलिसी थी औरंगजेब की, वो तो फेलियर थी। अगर और कोई होते, अकबर होते, तो वो जरूर, शाहजहां भी होते, जहांगीर भी होते, तो वो जरूर बेटा शिवाजी के साथ हाथ मिलाते और बहुत कुछ अच्छा कर लेते। पर औरंगजेब थोड़ा सा मूर्ख, उसने ऐसे कुछ किया नहीं। ही फेल टू सबड्यू मराठा, मराठा को कभी सबड्यू नहीं कर पाए। और बेटा इस तरीके से औरंगजेब कंटिन्यू वॉर करते रहे। और जब आप कंटिन्यू वॉर करते रहते हो तो आपकी ट्रेजरी, आपका जो खजाना है वो भी एम्प्टी, खाली हो जाता है। कंटिन्यूस वॉर एम्प्टाइड द ट्रेजरी। कंटिन्यू जब आप लड़ाई करोगे तो आपका खजाना खाली हो ही जाएगा। एंड लैड टू लॉस ऑफ मैन पावर। देखो जब भी लड़ाई होती है, 2 सैनिक आपके मरेंगे तो 4 उनके मरेंगे, 4 उनके मरे तो 2 आपके मरेंगे, पर लॉस तो होगा ही ना कहीं ना कहीं। तो कंटिन्यूस जो वॉर हो रहा था उससे ट्रेजर, खजाना भी खाली हो गया, मैन पावर भी खत्म हो गई। ड्यू टू औरंगजेब्स लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम नॉर्थ में जब औरंगजेब बहुत टाइम तक एब्सेंट रहे तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी सफ़र करने लगा। रिवोल्ट्स चैलेंजिंग द मराठा अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी ऑल्सो ब्रेक आउट। जब वो डेक्कन संभालने आए तो नॉर्थ में
रिवोल्ट होने लग गए, मुगल अथॉरिटीज़ को चैलेंज करने के लिए लोग खड़े हो गए। वॉर विद द सिक्स, अभी हमने मराठास के साथ देखी और लड़ाई, अब हम लोग देखेंगे सिख के साथ कैसे वॉर हुए। गुरु नानक ने फाउंडेशन रखा बेटा सिखिज्म का। गुरु नानक लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म बाय 17th सेंचुरी में गुरु नानक ने फाउंडेशन रखा किसका? सिखिज्म का। सिखिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ बेटा पीजेंट्स, किसानों और आर्टिशंस के बीच में। जो आर्टिशंस थे, जो क्राफ्ट में काम करते थे, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके बीच में सिखिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सिख और मुगल्स के रिलेशंस बहुत ज़्यादा या जनरली फ्रेंडली टर्म्स में ही रहे, पर फिर जब 5th सिख गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन हुआ तो यहाँ से मुगल और सिख के बीच के जो रिलेशन थे बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। फिर जो 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने भी बेटा बहुत आलोचना की, बहुत क्रिटिसाइज़ किया औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसीज़ को। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी उनको भयंकर रूप से क्रिटिसाइज़ करने का काम किया किसने? गुरु तेग बहादुर ने, और इस वजह से इनका भी एग्जीक्यूशन हो गया। अब इनका भी जब एग्जीक्यूशन हो गया बेटा, अब ये वर्ड एग्जीक्यूशन यहाँ पर भी आया, एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? मृत्युदंड। क्या होता है? मृत्युदंड। मृत्युदंड या मैं क्या बोल दूँ कि सेंटेंस टू डेथ, मार देना है ना, एग्जीक्यूशन। तो जो 9th गुरु थे तेग बहादुर, उनका भी एग्जीक्यूशन हुआ। सिर्फ किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। मतलब औरंगज़ेब सुनने को रेडी नहीं थे, औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अरे इन्होंने मेरे लिए ऐसे क्यों बोल दिया कि मेरी रिलीजियस पॉलिसी गलत है। उन्होंने तुरंत ही उनका एग्जीक्यूशन करवा दिया, जिससे बेटा जो सिख थे वो किसके अगेंस्ट में हो गए? अब देखो, 2 सिख गुरु को मारने का श्रेय किसके ऊपर आ गया? मुगल्स के ऊपर। एक अर्जन थे और अब दूसरे तेग बहादुर। तो यहाँ पर सिख और मुगल्स के रिलेशन थोड़े क्या बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए। जो 10th गुरु गोविंद सिंह आए, उन्होंने एक प्रॉपर सिख को एक डिसिप्लिन मिलिट्री में बांध लिया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज द सिख इनटू अ डिसिप्लिन मिलिट्री ग्रुप कॉल्ड खालसा। खालसा बनाने का श्रेय किसको जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। उन्होंने सोल्जर्स को इंस्पायर किया कि हमें मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ना है। खालसा ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम मुगल अथॉरिटी को नहीं मानते और उनके अगेंस्ट में विद्रोह करने को भी रेडी हो गए, और विद्रोह किया भी किसने? खालसा ने। खालसा कौन थे? डिसिप्लिन्ड मिलिट्री ऑफ सिख्स ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? गुरु गोविंद सिंह ने जो डिसिप्लिन्ड मिलिट्री तैयार की थी उसे क्या खालसा। इन 18th सेंचुरी द सिख एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम, और 18th सेंचुरी में सिख ने खुद का एक बहुत पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया। औरंगजेब द रूलर, औरंगजेब ने बच्चा जो अकबर की पॉलिसी थी टॉलरेंस की, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता होता है कि आप सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। आपका सब्जेक्ट हिंदू है मुस्लिम है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों को इक्वल वेटेज देंगे। इसी को क्या कहते हैं? टॉलरेंस की पॉलिसी, सहनशीलता की पॉलिसी। ये किसकी थी बेटा? अकबर की थी, पर औरंगजेब ने इसको ख़त्म कर दिया और उसने जजिया रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया। अब जजिया क्या होता है बेटा? अगर आप मुस्लिम रूलर की रीन में रह रहे हैं और आप मुस्लिम नहीं हैं, नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? जजिया। तो बेटा एक इंडिया हिंदू नेशन था, यहाँ हिंदू ज़्यादा थे, है ना। औरंगजेब की मुस्लिम, मुगल्स तो बाहर से आए थे, तो इन लोगों ने क्या किया? जो किंगडम में मेजॉरिटी हिंदू रहते उन लोगों से टैक्स लेना स्टार्ट किया। उसे क्या बोला? जजिया, कि भाई आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, और अगर नहीं देना है तो अपने आप को कन्वर्ट कर लो, मुस्लिम बन जाओ, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसकी जो पॉलिसी थी, और ये बहुत बड़ा कारण बनी इसके एम्पायर के डाउनफॉल का। अब हम देखेंगे कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, इतना ग्रेट मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन कर गया? औरंगजेब फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट एम्पायर वाज फेसिंग। औरंगजेब के पास कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था। उसके एम्पायर में जितनी प्रॉब्लम्स थी उनका
इसका जो एब्सेंस था नॉर्थ में, जब ये डेक्कन चला गया, डेक्कन के एरिया को जो कंट्रोल करने की इसको विश थी, इसकी वजह से जो नॉर्थ था वो वीक हो गया, वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्थ इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो इनको नॉर्थ छोड़ के कभी जाना नहीं था, पर औरंगजेब थे अजीब, चले गए साउथ डेक्कन में, वो भी कितने साल, 26 ईयर्स, तो नॉर्थ वाला पार्ट पूरा वीक हो गया। बार बार रिवोल्ट हो रहे थे अगेंस्ट औरंगजेब, तो औरंगजेब को अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने का तो टाइम ही नहीं मिला। उनका तो पूरा टाइम किस में चला गया, रिवोल्ट को सप्रेस करने में, रिवोल्ट को क्रश करने में। इनकी जो फाइट हुई, भले ही वो सिख से हुई हो या मराठा से हुई हो, इसमें इनकी ट्रेजरी का, इनके खजाने का एक बहुत बड़ा पार्ट ड्रेन कर गया। बेटा जब भी आप लड़ाई करते हो, तो लड़ाई करते टाइम आपको बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो औरंगज़ेब तो सिख से भी लड़े, मराठा से भी लड़े, और इस लड़ाई के चक्कर में उनकी ट्रेजरी खाली हो गई, उनकी ट्रेजरी का बहुत बड़ा पार्ट ड्रेन कर गया। चलो, इसके बाद जो एक मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और वो रीज़न है औरंगज़ेब के सक्सेसर। बेटा औरंगज़ेब के जितने भी सक्सेसर आए वो वीक थे। कैसे थे? वीक थे, इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, इनइफेक्टिव थे। तो इन्होंने जो अफेयर्स थे एम्पायर के, वो नॉबल्स और गवर्नर के हाथों में छोड़ दिए। बहुत सारे गवर्नर ने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश कर दी, और फिर राइवल बन गए। ठीक है भाई, राजा का काम राजा ही कर सकता है, किंग का काम किंग ही कर सकता है ना। अगर आप उसको नॉवल और गवर्नर को करने को दोगे, तो गवर्नर तो पावरफुल होंगे ही, तो धीरे धीरे गवर्नर पावरफुल हो गए, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना दी। नाउ कल्चरल डेवलपमेंट, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, तो जो आर्किटेक्चर था मुगल पीरियड का बहुत ही ग्रैंड था, मैग्निफिशियंट था, ग्रैंड और मैग्निफिशियंट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सेंचुरीज ये जो ट्रेंड था इनका, फ्यूजिंग सेंट्रल एशियन, पर्शियन एंड रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कंटिन्यूड। और आने वाले टाइम में भी इनका जो स्टाइल था कि भैया सेंट्रल एशियन, पर्शियन, रीजनल स्टाइल को कंबाइन करके कुछ नया बनाना है, ये आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहा। जहांगीर, बिल्डिंग एक्टिविटीज शोड डाउन ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। बहुत सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हुई जहांगीर जब रूल कर रहे थे। उसने टूम बनवाया किसका? अकबर का। ये जो डायग्राम आपकी बुक में है, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है? गेटवे एट द टूम इन सिकंदरा। एम्परर जहांगीर अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अकबर टूम। जहांगीर ने अपने पापा के लिए अकबर के लिए अकबर टूम बनवाया। ये कंप्लीट हो गया 1612 में, और ये उसका गेटवे है। दिख रहा है ना शानदार? तो अकबर का टूम कहाँ बना है? सिकंदरा में बना। सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास है। इसमें गेटवे है, 4 मिनरेट्स हैं, वाइट मार्बल है, 4 कॉर्नर्स। वाइट मार्बल एट मिनरेट्स मतलब होता है वो पिलर्स की तरह ही समझ लो। 4 मीनार्स हैं, मिनरेट हैं 4 कॉर्नर्स पे, जो कि काय की बनी हुई हैं? वाइट मार्बल की। 4 मिनरेट्स हैं जो वाइट मार्बल की हैं चारों कॉर्नर पे। जो मेन टूम है उसको वाइट मार्बल और कलर स्टोन से डेकोरेट किया गया है। फिर द टूम ऑफ इतिमाद उद्दौला, एक और टूम, एक और मकबरा बना है किसका? इतिमाद उद्दौला। इतिमाद उद्दौला कौन थे? इतिमाद उद्दौला थे पापा किसके? नूरजहाँ के। नूरजहाँ फादर नेम इज इतिमाद उद्दौला। इनका टूम भी कहाँ बना है? आगरा में बना है, जिसको बनाने वाली कौन थी? नूरजहाँ। इसका एक्सटीरियर भी बहुत एक्जिक्यूट ऑर्नामेंटेशन है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, हैव बीन फैशन टू द मार्बल। मार्बल में प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स को लगाया गया है। शाहजहाँ के टाइम में जो मुगल आर्किटेक्चर था बच्चा, उसने तो परफेक्शन की हाइट को रीच किया था, मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहाँ, जब शाहजहाँ रूल कर रहे थे तो उन्हें लोग कहते थे इंजीनियर किंग। क्या कहा जाता था शाहजहाँ को? इंजीनियर किंग। शाहजहाँ ऑल्सो नोन एज इंजीनियर किंग, आज ए बिल्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, स्पेशली कहाँ पर?
आगरा में और दिल्ली में। शाहजहाँ को इंजीनियर किंग भी कहते थे। क्यों कहते थे बेटा? क्योंकि उन्होंने आगरा और दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए। ये जो मॉन्यूमेंट थे ये फाइनेस्ट फीचर थे इंडियन, पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का। यहाँ पर इन्होंने सबसे अच्छे से अच्छे जो फीचर थे, भले वो इंडिया का हो, पर्शिया का सबसे अच्छा फीचर, सेंट्रल एशिया का सबसे अच्छा फीचर, इनको मिला के बहुत ही फाइन मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। जब शाहजहाँ रूल कर रहे थे बेटा, अंडर शाहजहाँ देयर वॉज चेंज इन स्टाइल एज वेल एज इन द मटेरियल यूज्ड। स्टाइल में भी चेंज आए और जो मटेरियल आप बिल्डिंग को बनाने में लगा रहे थे उसमें भी चेंजेस आए। द एम्फोसिस वॉज नाउ ऑन यूनिफॉर्मिटी एंड सिमेट्री। इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर था वो किस पे था? यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री। सिमेट्रिकल पैटर्न में बने, यूनिफॉर्मिटी हो। रेड सैंडस्टोन पॉपुलर अंडर अकबर एंड जहांगीर वॉज रिप्लेस्ड विथ वाइट मार्बल। बेटा जो अकबर थे या जो जहांगीर थे, इन लोगों ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए इसमें उन्होंने रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया, पर उसको रिप्लेस कर दिया किसने? शाहजहाँ ने, थ्रू वाइट मार्बल। जो दीवारें थी उनमें डेकोरेशन किया प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन से। जो मेथड थी डेकोरेशन की उसे बाद में क्या बोला गया? पितृदूरा। ठीक है, जो दीवार थी उनमें प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से जो डेकोरेशन किया, बाद में उसका नाम क्या रखा गया? पितृदूरा। डोम्स एंड मिनरेट्स फीचर्ड इन मोस्ट मॉन्यूमेंट। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में तो हमें क्या मिलेगी बेटा? डोम्स एंड मिनरेट। मिनरेट मीनार मिलेंगी और क्या मिलेगा बेटा? डोम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। जो इंटीरियर था उसमें मल्टीपल कॉलम्स थे, कर्व्ड रूफ था, मतलब कर्व्ड रूफ होते थे, रूफ इस तरीके से होते थे, बिग और स्मॉल आर्क होती थी। इसी तरह आपने दरवाजे देखा होगा ना, जैसे दरवाजे ये इस तरीके से आर्क हुआ करती थी। फ्लोरल मोटिव्स, कैलीग्राफिक वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। फ्लोरल मोटिव होते थे, मतलब फूलों की तरह डिज़ाइन बनाई जाती थी दीवार पे। बहुत सुंदर सुंदर कैलीग्राफिक स्टाइल में कुरान के श्लोक, दोहे, वर्सेस लिखे जाते थे। शाहजहाँ एज इमॉर्टल फॉर अस मोस्ट फेमस क्रिएशन। शाहजहाँ को अमर बना दिया है उनके एक इमॉर्टल, शाहजहाँ को इमॉर्टल अजर अमर बना दिया है उनके एक क्रिएशन ने, जिस क्रिएशन का नाम है ताजमहल, जो कहाँ है? आगरा में। ही बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। इन्होंने जो ताजमहल है वो अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था, जिनका नाम था मुमताज़ महल। द मॉन्यूमेंट इज टॉल 20 स्टोरी स्काई क्रैपर्स। और ये जो ताजमहल है कितना ऊंचा है? 20 स्टोरी स्काई क्रैपर बराबर इसकी हाइट है। बेटा ताजमहल हमारे इंडिया का प्राइड है, क्योंकि यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो भाई ये है हमारा ताजमहल, और इन्हें कहते हैं मीनार, मिनरेट्स। और ये जो फ्लोरल प्रिंट होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन से जो डेकोरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? पितृदूरा। क्या बोलते हैं? पितृदूरा। बेटा जब मुगल्स रूल कर रहे थे तो कथक डिवोशन, पहले कथक गॉड को डिवोट करने के लिए, अपनी भक्ति दिखाने के लिए होता था, पर इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करने लगे थे मुगल्स। ठीक है, इट बिगेन टू बी परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। राजा के सामने कोर्ट में डांस हुआ करते थे। सब्सिक्वेंटली 2 स्कूल्स और घराना डेवलप, 2 स्कूल या 2 घराना डेवलप हुए, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। ठीक है बेटा, पहले जो कथक था वो डिवोशन का एक फॉर्म था, भगवान के सामने गा कर नाच कर, मतलब नाच के अपना डिवोशन देते थे, पर इसको एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ किया किसने? मुगल्स ने। मुगल्स के कोर्ट में कथक परफॉर्म किया जाता था। 2 घराने बन गए, एक था जयपुर घराना, दूसरा था लखनऊ घराना। मुगल एम्परर पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर। मुगल एम्परर ने बहुत सारे लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया। जहांगीर का जो मेमोयर है, जिसे हम तुजू के जहांगीरी कहते हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा। क्या लिखा? पातशाहनामा। बहुत सारे पर्शियन डिक्शनरीज वर ऑल्सो कंपाइल्ड। इस टाइम में बहुत सारी पर्शियन डिक्शनरीज बनी। अब्दुल हामिद ने पातशाहनामा लिखा। जहांगीर का जो मेमोयर है तो जो कि जहांगीरी, वो भी इसी टाइम में लिखा गया। सूरदास, रसखान, बिहारी, इन्होंने भी इसी टाइम में हिंदी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा रिच बनाया। ठीक है, इट बिगेन टू बी परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। राजा के सामने कोर्ट में डांस हुआ करते थे। सब्सिक्वेंटली 2 स्कूल्स और घराना डेवलप, 2 स्कूल या 2 घराना डेवलप हुए, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। मुगल एम्परर पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर। जहांगीर का जो मेमोयर है, जिसे हम तुजू के जहांगीरी कहते हैं,
बेटा लगभग 20,000 लेबर ने 22 ईयर्स 22 साल 20,000 लेबर ने जब काम किया, जब बना हमारा ताजमहल। ठीक है बात। ओवर 20,000 लेबर्स टुक नियरली 22 ईयर्स टू बिल्ड इट। जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद ऐसा खान इफेंदी। ताजमहल बनाने में जिसका मेजर इम्पोर्टेंट जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद ईसा खान इफेंदी, उस्ताद ऐसा खान इफेंदी और उनके पीपल्स, उनके शिष्य, उनके जो हेल्पर थे वो, और उस्ताद अहमद लाहौरी। किस किस ने बनाया ताजमहल? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान इफेंदी। इसके अलावा भी कुछ वेल नोन बिल्डिंग थी जो शाहजहाँ के टाइम में बनी है, वो है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। जामा मस्जिद है दिल्ली में, मोती मस्जिद है आगरा में। जामा मस्जिद कहाँ पर है बेटा? दिल्ली। मोती मस्जिद आगरा। द वेल बैलेंस्ड डोम्स, डेकोरेटेड आर्केड्स एंड टॉल मिनरेट्स। बहुत बढ़िया बैलेंस्ड डोम, डेकोरेटेड आर्क, टॉल मिनरेट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्राइकिंग फीचर है ताजमहल का। बेटा जब औरंगज़ेब का रीन आया, जब औरंगज़ेब रूल करने लगे, तो ये जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन हमने देखे अकबर के टाइम, शाहजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ के टाइम में, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया। कुछ इनोवेटिव, कुछ नया नहीं हुआ, क्योंकि जो भी बिल्डिंग इस रीन में बनी, औरंगज़ेब के रीन में बनी, वो कॉपीज थी पुरानी बिल्डिंग्स की। पेंटिंग, जो पेंटिंग का आर्ट था बेटा वो जहांगीर के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। उसने कुछ फीचर जो यूरोपियन स्टाइल के थे उनको भी अकोमोडेट किया, सच एज एलिमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव, हमारे देखने का, हमारे सोचने समझने का तरीका, इन सबको भी पेंटिंग में इंक्लूड करने की बात की किसने? जहांगीर ने। कुछ फेमस पेंटर्स थे इनके टाइम के, बहाज़द, बालचंद, बहाज़द, बालचंद, बासवन, विचित्र, बिशान दास, दौलत, गोवर्धन, इनायत, कान्हा, मनोहर, मंसूर, मुराद, नान्हा, शंकर, ये इस टाइम के कुछ फेमस पेंटर हैं। सम ऑफ देम लीन इन द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ, इनमें से कुछ शाहजहाँ के कोर्ट में भी रहते थे। पेंटर हमेशा ब्राइट कलर को यूज़ करते थे, जैसे पिकॉक ब्लू, रेड। जो थीम होती थी पेंटिंग की बहुत अलग अलग होती थी। पॉपुलर थीम थी सीन्स फ्रॉम रॉयल कोर्ट, जहाँ राजा का दरबार लगता था, उसके ऊपर बहुत सारी पेंटिंग बनी, क्योंकि ये थीम की तरह यूज़ होता था। बैटल्स, राजा लड़ने लग गया है तो उसकी उन्होंने पेंटिंग बना दी। रॉयल हंट, जब राजा लोग हंट करने जाते थे, शिकार करने जाते थे, उसकी बना दी। नेचुरल सीन बना दिए, जैसे एनिमल, बर्ड, फ्लावर्स। सीन्स डिपिक्टिंग एवरीडे लाइफ, और सीन इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो किसको दिखाते थे? एवरीडे लाइफ को। कुछ थीम्स थी किस पे बेस्ड? माइथोलॉजी पे बेस्ड, हिंदू एपिक, पर्शियन क्लासिक एपिक, मतलब जैसे रामायण, महाभारत, उन पे भी बेस्ड पेंटिंग बनी। पर्शियन क्लासिक्स पे बेस्ड कुछ पेंटिंग बनी। कुछ पेंटर तो बुक को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते थे मिनिएचर्स से। सम पेंटर्स ऑल्सो डेकोरेटेड बुक्स विथ ब्यूटीफुल मिनिएचर्स। औरंगजेब का जो रीन था उसमें हमने हर चीज़ में डिक्लाइन ही देखा, पेंटिंग में भी डिक्लाइन देखा। इस डिक्लाइन के साथ जो मुग़ल एम्पायर था, बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी वो रीजनल किंगडम्स में माइग्रेट होगी। बेसिकली वो पार्ट थी मुग़ल एम्पायर का, पर जब हमने देखा कि मुग़ल अथॉरिटी वीक हो रही है, सारे किंगडम्स इंडिपेंडेंट हो रहे, तो वो अपने साथ पेंटिंग्स भी ले जाते गए, पेंटर्स को भी ले जाते गए, पेंटिंग बनी बनाई भी ले गए, और साथ में जो पेंटर था उसे भी ले गए। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.